Hello everyone, my name is Rehan and I welcome you all to the platform of Infinity Vision. Today we have assembled here to discuss the strategy for your National Talent Search Examination. अभी अभी आपने टर्म 1 एग्जामिनेशन अपने बोर्ड का ख़त्म किया है एंड आई एम श्योर काफ़ी अच्छा गया होगा। अब कहीं ना कहीं हमारी नज़र जो है वो है NTSC स्टेज 1 एग्जामिनेशन के। कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था कि 15 जनवरी और 16 जनवरी को स्टेज 1 एग्ज़ाम होगा, लेकिन उसके बाद दूसरा एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम अगर होगा तो प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी होगा। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो हमारे पास करीबन 1 महीना अभी है NTSC स्टेज 1 के लिए प्रिपरेशन करने की। अब आखिर के 1 महीने में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि NTSC एग्ज़ाम ज़रूरी क्यों है। जैसा कि आपको पता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCERT की बॉडी के माध्यम से ये कंडक्ट करती है। और इस एग्ज़ाम की रेपुटेशन बाकी डिफरेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से अलग होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हो और आप NTSC स्कॉलर बनते हो तो कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ आपके लिए प्राइड है, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको फंड करने वाली है आपके आगे की पढ़ाई को, और आप कहीं ना कहीं नेशनल एसेट की तरह देखे जाओगे। अपार्ट फ्रॉम द मैटर ऑफ प्राइड इट कैरीज, अगर आप जैसे आगे बढ़ोगे, आप अपने एकेडमिक लाइफ में बढ़ोगे, कॉलेजेस में जाओगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, तो आप अपनी रिज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो बनाओगे। और अगर उस पोर्टफोलियो में अगर आप ये मेंशन करते हो कि आप NTSC स्कॉलर हो तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा और वो आपके लिए एक एकेडमिक क्रेडेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे की क्लासेस जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करना होता है। तो कहीं ना कहीं NTSC आपकी लाइफ का पहला पब्लिक एग्जामिनेशन है जहाँ पे बच्चे अक्रॉस द कंट्री, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, हर एक क्लास 10 के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है इस एग्ज़ाम में अपेयर करने के, और करीबन 14 से 15 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर करते हैं। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम का एक्सपोजर मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता क्या है। और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको कुछ पैसे मंथली देते हैं ड्यूरिंग योर 11th एंड 12th स्टडीज़, और कॉलेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। आइए बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के कितने स्टेजेस होते हैं और इसकी फॉर्मेट क्या होती है। NTSC एग्ज़ाम जो कि NCERT कंडक्ट कराता है, ये 2 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज आपका स्टेट में होता है और दूसरा स्टेज आपका नेशनल लेवल पे होता है। स्टेट लेवल पे जो होता है आपके अपने अपने स्टेट के SCRT कंडक्ट कराती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की SCRT कराएगी, अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली की SCRT कराएगी, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान की SCRT एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। अगर आप अपने स्टेट से सक्सेसफुल होकर निकल के आते हैं तो आप नेशनल लेवल पे सेकंड स्टेज पे अपेयर करते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग कोटा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीबन 1400 बच्चे उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं और सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होते हैं। अब स्टेज 1 पे अगर हम फोकस करें तो स्टेज 1 एग्ज़ाम कौन से बच्चे दे सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा क्लास 10th के बच्चे इस एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं। और स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैट और दूसरा पेपर होता है सैट। मैट 2 घंटे का होता है और सैट भी 2 घंटे का होता है। मैट में बेसिकली आपके जो सवाल आते हैं वो आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग 2 प्रकार के होते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में जो आपकी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके नंबर सीक्वेंस आते हैं, आपके अल्फ़ाबेट सीक्वेंस आते हैं, आपके पैटर्न्स आते हैं, उसमें आपको नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्स बताने को पूछा सकता है, उसमें आपको ऑड वन आउट बताने को पूछा सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते हो तो वेन डायग्राम के सवाल आ सकते हैं, कैलेंडर के सवाल आ सकते हैं, डायरेक्शन के सवाल आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल आ सकते हैं। और नॉन वर्बल एप्टीट्यूड में जब आप आते हो तो नॉन वर्बल में जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको नेक्स्ट शेप्स प्रेडिक्ट करना होता है, मिसिंग शेप्स प्रेडिक्ट करना होता है,
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने होते हैं। तो इस तरीके के सवाल जो आते हैं जो पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं उसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो करीबन 100 सवाल आते हैं, 2 घंटों में आपको 100 सवाल करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है सैट, जिसे हम कहते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपके 40 सवाल सोशल साइंस से आते हैं। सोशल साइंस में आपके हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया। और 40 मार्क्स से सवाल आते हैं साइंस से, जिसमें आपके हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और 20 मार्क्स के सवाल आते हैं आपके मैथमेटिक्स के। तो मोटा मोटी एनटीएसी स्टेज 1 में 200 मार्क्स के सवाल आने वाले हैं, जिसमें 100 मार्क्स आपको मेंटल एप्टीट्यूड को देना होता है, 20 मार्क्स आपको सोशल साइंस, 20 मार्क्स आपको साइंस और मैथ्स को 40 मार्क्स आपको सोशल साइंस को देना होता है, 40 मार्क्स आपको साइंस को देना होता है और 20 मार्क्स आपको मैथ्स को देना होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप परसेंटेज वाइज वेटेज देखेंगे तो 50% वेटेज आपका मेंटल एप्टीट्यूड का है और 20% सोशल साइंस, 20% साइंस और 10% मैथमेटिक्स का। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम ना ही एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, बट ये एक जनरलिस्ट एग्ज़ाम है। अगर आपका एक ही सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन अगर आपको मज़ा आता है मैथ्स में भी, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी, हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है, फिजिक्स भी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, बायोलॉजी भी अच्छी लगती है, मैथमेटिक्स भी अच्छी लगती है, आपकी एप्टीट्यूड अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। सिंस 50% वेटेज आपको सीधे सीधे मैट को दिया जाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आपकी एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ सोशल साइंस, साइंस या मैथ्स में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एप्टीट्यूड के लिए आपकी प्रीवियस स्टडी रिकॉर्ड नहीं चाहिए। एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने कहा कि जो सवाल आते हैं, जो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रीवियस क्लास की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, उसमें बस आपको ये फोकस करना होता है कि आगे की चीज़ों को कैसे करें। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट को कैसे हैंडल करना है उसकी स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, और फिर क्या कहते हैं मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करना है उसकी बात करेंगे। उसके बाद जो आगे वाले टीचर्स आएंगे, आपके चंदन सर, अंजलि मैम और पारुल मैम, ये तीनों बात करेंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स में किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए, किस तरीके से सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। अंजलि मैम केमिस्ट्री को देखेंगी और पारुल मैम बायोलॉजी को देखेंगी। तो आइए देखते हैं मैट को। पहले मैं पिछले साल के कुछ सवाल आपको दिखा देता हूँ जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के होते हैं, और फिर उसके बाद मैं बात करूंगा कि कैसे इन सारे चीज़ों की प्रिपरेशन की जाए। तो जैसे देखिए, पिछले साल का पेपर अगर मैं निकालूं तो मैट के कुछ सवाल मैं आपके लिए लाया हूं। पहला सवाल आप देख सकते हो, ऑड वन आउट, मतलब आपके सामने कुछ सवाल दिए गए हैं जिसमें आपको ऑड वन बताना है। ऑड वन मतलब उनमें से कौन ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो जैसे पहला सवाल है जिसमें आपको 4 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर है 289, दूसरा नंबर है 216, तीसरा नंबर है 512 और चौथा नंबर है 729। अब इन चारों नंबर को गौर से देखने से क्लियरली पता चलता है कि लास्ट के 3 नंबर एक परफेक्ट क्यूब हैं और पहला परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी चारों में स्क्वायर जो 289 है वो अलग दिख रहा है। तो वी कैन से द फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। दूसरा सवाल देखिए, जैसे पिस्टल, सोर्ड, गन और राइफल, इन चारों में साफ हमें दिखता है कि पिस्टल, गन और राइफल एक श्रेणी का है, और दूसरा जो आपको दिख रहा है सोर्ड, वो दूसरे श्रेणी की वेपन है। तो आप कह सकते हो कि सोर्ड वुड बी द आंसर। इसी तरीके से तीसरा सवाल पिक्टोरियल है। इस पिक्चर में आपको साफ दिख रहा है कि इन चारों में से कौन अलग स्टैंड कर रहा है। तो आप देख सकते हो इन चारों में, आप देख सकते हो लॉजिक इस तरीके से देख सकते हो कि जो स्क्वायर बॉल, जो सर्कुलर बॉल्स हैं वो तीनों नीचे हैं, एक में ऊपर है, तो आप कह सकते हैं ऊपर वाला ऑड मैन आउट है। देखिए, कुछ इस तरीके के भी सवाल आते हैं कि आपको नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव गेस करना होता है। ये नंबर पे भी आ सकता है, लेटर्स पे भी आ सकता है, सीक्वेंस पे भी आ सकता है, या पिक्टोरियल पैटर्न्स पे भी आ सकता है। जैसे एक सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, 326:3649, देन 534 व्हाट। तो आपको कहीं ना कहीं इन सब सवालों में देखना पड़ेगा कि हाउ दीज टू आर रिलेटेड। अगर हम ये देख पा रहे हैं कि हाउ दीज टू आर रिलेटेड, तो हम गेस कर पाएंगे कि वो कैसे। तो अब कहीं ना कहीं यहां पे दिख रहा है 326 और यहां पे मुझे दिख रहा है 3649। तो मैं अगर ऑब्जर्व करूं, 6 का स्क्वायर होता है 36,
6 का स्क्वायर होता है 36, और फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9, जिस तरीके से मैंने लिख दिया 3649। तो सेम वे अगर मैं 534 में 4 को स्क्वायर लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा, और फिर उसके बाद मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 69, 925। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन 3 वुड बी द राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये गेस कैसे किया आ सकता है, अगर नहीं क्लिक किया तो डेफिनेटली एप्टीट्यूड टेस्ट में ये प्रॉब्लम होता है कि आप अचानक से गेस नहीं कर सकते। अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्वेश्चंस का तभी कर पाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ी देर में आपको सवाल दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या तरीका होना चाहिए सो दैट हम इस तरीके के सवाल झट से तुरंत कर पाएं और 2 घंटे के टाइम में सही वक्त पे क्लिक करें और हम सारे 100 के 100 सवाल में कम से कम 95% सही कर दें। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में आप ऑब्जर्व करो, अगेन एक फिगर इस टू दूसरा फिगर है, अब तो इसके फिगर के बाद गेस करना है। तो अगर आप इस फिगर को देखोगे तो छोटे में देखोगे एक छोटू सा सर्कल है और फिर एक छोटू सा प्लस है और बीच में एक लाइन है। जो पहली चीज छोटू सी सर्कल है वो बड़ी हो गई है, जो छोटी सी सर्कल पहली थी वो बड़ी हो गई है, प्लस जो सबसे नीचे थी इधर की तरफ आ गई है, और जो लाइन है वो इधर की तरफ आ गई है। तो आप देख रहे हो कि सबका सीक्वेंस चेंज हुआ है, सबका सीक्वेंस चेंज हुआ है। जो प्लस था ये ऊपर की तरफ आ गया, तो यहां पे छोटू सा ट्रायंगल है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो बीच में लाइन था वो छुटकू सा लाइन बन गया, तो ये बीच में जो रेक्टेंगल है ये छुटकू सा रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये जो छोटू सा सर्कल था ये एक्सपांड होके बड़ा सा सर्कल बन गया है, तो ये छोटू सा स्क्वायर है ये बड़ा सा एक्सपैंड होके बड़ा सा। तो कहीं ना कहीं मैं ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। तो यहां पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि पिक्टोरियली चीजों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। अगेन ये पैटर्न मुझे क्यों समझ में आया, कैसे समझ में आया, आई वुड से अगर आपको एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा सवालों का, तो आप इस तरीके के पैटर्न को कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा कि क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजी। देखिए एक और 2 सवाल है, जिसमें पहले सवाल में आप देख सकते हो लिखा है नंबर्स और आपको मिसिंग टर्म बताने हैं, और दूसरे सवाल में दिख रहा है लेटर्स और आपको मिसिंग टर्म बताने हैं। अब देखो पहला सवाल देखो क्या है, यहां पे देखो 22 है फिर 3 है, 22 है फिर 3 है फिर 19 है फिर 9 है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं ये देखो 3, 9, 27, 81, 243, तो यहां पे मुझे साफ 243 दिख रहा है। और ये देखो 22 माइनस 3 इज 19, 19 माइनस 3 इज 16, 16 माइनस 3 इज 13, 13 माइनस 10 इज 10, सो 10 माइनस 3 इज 7, सो 243,7। अगेन ये सवाल आपको क्लिक कैसे कर रहा है, अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी फेमिलियर विथ लेटर्स, वेरी वेरी फेमिलियर विथ नंबर्स, कैसे पैटर्न इमर्ज कर रहा है, हर तरीके से आप कैसे स्ट्राइक ले सकते हैं, ये सारी बातें आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही बिल्ड होगी, और उसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे करना है। उसी तरीके से आप देखो यहां पे लेटर आ गया है, C के बाद E है, E के बाद H, H के बाद L, L के बाद Q, फिर ब्लैंक, फिर D, फिर L। तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये इंग्लिश लेटर्स हैं, और इंग्लिश लेटर में पहले C लिखा है और C के बाद D गायब है, D मिसिंग है, और फिर E आ गया। फिर E के बाद F और G मिसिंग है, F और G मिसिंग है, फिर H आ गया। फिर आपके पास I, J, K 3 मिसिंग है, फिर L आ गया। फिर M, N, O, P 4 मिसिंग है, फिर Q आ गया। तो कहीं ना कहीं मेरा नेक्स्ट गेस है कि 5 मिसिंग निकाल लेते हैं, R, S, T, U, V, तो ये W हो जाएगा। सो W इज गोइंग टू बी माई आंसर। आगे मैं पैटर्न चेक कर सकता हूं कि आगे मैं W के 6 ऐड कर दूं, X, Y, Z, A, B, C, सो 6 के बाद मेरा D आता है। तो यस आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट कि मेरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो फिर से आपने देखा कि आपने एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए आगे का पैटर्न प्रेडिक्ट किया। कुछ इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं जहां पे आपको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखा होगा, जिसमें ऑपरेशंस दे रखे होंगे, और कहा जा रहा होगा कि वो ऑपरेशंस गलत है और आपको सही ऑपरेशंस बताने हैं। तो कहीं ना कहीं देखा यहां पे लिखा हुआ है 25 + 5 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। डेफिनेटली ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही आएगा।
अब इस तरीके के सवाल में आप डायरेक्ट ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते, तो इसका तरीका ये होता है कि हर एक ऑप्शन को आपको ऑप्शन वाइज जाना होगा। तो डेफिनेटली इस तरीके के सवाल थोड़े से वक्त लेंगे, लेकिन आई एम श्योर अगर आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो तुरंत कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल है, पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, 25 इंटू 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। दूसरा, 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 12। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ऑफ कोर्स नॉट। तीसरा देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हो यहां पे मैंने डिवाइडेड ले लिया है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स 12। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देख लीजिए, बोर्ड मास लगाते हैं, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 2 इज 12। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके के सवाल में व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सीधे ऑप्शन वाइज जाना होगा, और कोई तरीका नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती होने की चांसेस बहुत हाई रहती है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरीके के सवाल में आपको स्लो डाउन होना होगा। थोड़ा सा स्लो हो जाइए और आराम आराम से एक एक ऑप्शन देखिए। हर एक सवाल के लिए आपको लगभग 1 मिनट मिलता है, तो 1 मिनट में 4 ऑप्शन चेक किए जा सकते हैं। थोड़ी भी बहुत भी अगर आप थोड़े से भी स्लो हैं तो 1.5 से 2 मिनट लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आप सिर्फ 20 से 25 सेकंड लगाते हैं, तो वहां की टाइम आपके लिए बच जाती है। फिर से देखते हैं दूसरी सवाल को कैसे करना चाहिए। 13 प्लस 3 माइनस 17 इज इक्वल टू 29 इंटू 27। डेफिनेटली इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें चेक करना होगा ऑप्शन 1, 13 माइनस 3 प्लस 17 इंटू 29 इज इक्वल टू 27। सो डेफिनेटली गलत आप है, क्योंकि 29 इंटू 17 कैन नॉट बी इक्वल टू 70। तो पहला ऑप्शन तो मैंने सीधे कैंसिल कर दिया। फिर देखिए क्या कर सकते हैं, 13 इंटू 3, यहां पे मैंने इसको इंटू से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लाऊंगा, प्लस 17 माइनस 29 इज इक्वल टू 27। क्या देखिए ये सही हो सकता है? तो देख लेते हैं, 13 इंटू 3 इज 39, 39 प्लस 17 इज 56 एंड 56 माइनस 2, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा ऑप्शन मिल गया हमें। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके के सवाल को ऑप्शन वाइज जाएंगे तो हम बहुत जल्दी करेक्ट कर पाएंगे। यहां पे बस ये है कि आपकी कैलकुलेशन से की गलतियां हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि जहां पे गलती हो सकती है वहां पे हमें संयम मेंटेन करके रीचेक करना होगा। देखिए वेन डायग्राम, बहुत सारे क्लास के बच्चों को पता होगा कि वेन डायग्राम होता क्या है। अगर आप लोगों ने क्लास 9th 10th में नंबर सिस्टम भी पढ़ा था, तो वहाँ भी आपको पढ़ाया गया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो उसमें आपको बताया जाता है डायग्राम से कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। उसमें इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इस तरीके की चीज़ें आपने देखी है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वेन डायग्राम के, और आपको बताना है कि ये 3 क्वांटिटी कौन से श्रेणी में आती है। तो आप जैसा कि जानते हैं एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है आपके पास, मान लो ये एक सेट है जो एटमॉस्फेयर डिफाइन करता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर ही एयर होता है, तो मैं कहता हूं ये एयर हो गया। और एयर में ही ऑक्सीजन होता है, तो मैं ये कह दिया। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि पहले जो ये 3 क्वांटिटी है इट इज अलाइंड विथ ऑप्शन 1। तो वेन डायग्राम को भी कैसे टैकल करना है ये भी आपको हम बताएंगे ड्यूरिंग आवर क्रैश कोर्स ऑल्सो, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए इस तरीके के भी सवाल आते हैं जहां पे लेटर्स और को कोड किया जाता है नंबर के फॉर्म में, और आपको बताना होता है कि कौन सा लेटर या कौन सा वर्ड किस नंबर को डिनोट कर रहा है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो आपके पास 4 वर्ड्स दे रखे हैं और 4 नंबर्स दे रखे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि आपको डिकोड करना है हर एक लेटर का क्या कोड है। तो आप ये कह रहा है कि जो पैन के सामने 372 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पी का मतलब 3 है, इसका मतलब है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो अगर आप पैन को देखो और निब को देखो, पैन और निब में 372 और 643 है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आप साफ देख रहे हो इन दोनों में कॉमन है n, और यहां पे कॉमन क्या है? 3। तो मैं कह सकता हूं n इक्वल्स 3, राइट। पहले पेयर से हमने n की वैल्यू 3 निकाल दी। अब देखो निब है और बेट है, निब और बेट,
और बेट में देखा 156 लिखा हुआ है। अब बताओ, निब और बेट में बी कॉमन है और यहां पे 6 कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं b इज इक्वल टू 6, राइट। फिर आ जाइए बेट और टिप में आ जाइए। बेट और टिप में देखो क्या कॉमन है, बेट और टिप में t कॉमन है, और टिप के सामने देखो क्या नंबर लिखा हुआ है, टिप के सामने लिखा हुआ है 241, तो आप देख सकते हो 1 दोनों में कॉमन है, सो t इज इक्वल टू 1 हो गया, t आपका 1 हो गया। अब देखो पैन और टिप में फोकस करो, पैन और टिप में फोकस करो। देखो पैन में p है और टिप में भी p है, और 372 और 24 में 2 है, तो p हो गया 2, p हो गया है 2, n हो गया है 3, तो a हो जाएगा 7, क्योंकि यहां पे 372 है, यहां से आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम n हो चुका है आपका 3 और b हो चुका है आपका 6, तो i हो गया 4, i क्या हो गया 4, यहां से आप कह सकते हो i हो गया 4। अब यहां पे b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 और t का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, तो e इक्वल्स 5 हो गया, और i ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, i इज इक्वल टू 4, ठीक है, i इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है पेंट के लिए क्या जाएगा, तो पेंट से p देखो, p के लिए क्या नंबर है 2 है, a के लिए क्या नंबर है 7 है, देखो 2 7 से एक ही ऑप्शन है सीधे 2 7, अब आगे गैस भी कर सकते हो, i के लिए 4 है 3 है 1 है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखो बीन भी इसी तरीके से बीन भी सॉल्व हो जाएगा। बीन के लिए देखो b है 6, e है 5, a है 7, n है 3, 6 5 7 3, मे भी नीचे के ऑप्शंस जो अभी दिख नहीं रहे अभी दिखेंगे, 6 5 7 3, ऑप्शन 4 वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरीके के सवाल में यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉमनैलिटी है और किस लेटर से क्या है। देखो और देखो क्या है, देखो ऊपर यहां पे एक शब्द है फिश, और फिश को डिकोड किया गया है IMXN पे, है ना, और आपसे पूछा जा रहा है मेल को क्या कहा जाए, मेल को क्या कहा जाए। इसमें आप ऑब्जर्व करो F I बन गया है, F को I बनने के लिए देखो कितने लेटर्स ऐड हुए हैं, GH 2 लेटर्स ऐड हुए हैं, GH ऐड हुआ I आ गया, फिर I के बाद देखो कितने लेटर हुए हैं, JKL 3 लेटर ऐड किए फिर आ गया M, फिर S देखो TUVW 4 लेटर ऐड किए गए आ गया X, और H के बाद देखो 5 लेटर ऐड किए गए होंगे IJKLM, M हो गया N आ गया, ठीक है। तो सेम वे M में +2 कर दो तो NO क्या आ गया P हो गया, M में 2 मैंने +2 करूंगा तो NO कैंसिल कर दूंगा P बचेगा, A के बाद 3 गायब करना है B C D तो E आ जाएगा, L में 4, L के बाद 4 क्या आएगा MNOP 4 आ गया तो Q हो गया, और E के बाद 5 आएगा तो मैं ये कह सकता हूं PEQK, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल को हैंडल करने में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लॉट ऑफ एक्सपोजर चाहिए, और अभी थोड़ी देर में मैं और क्वेश्चंस दिखा देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैथ को कैसे मास्टर किया जाए, उसके बाद हम मैथ्स पे चलेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, यहां पे आपको ट्रायंगल दे रखे हैं और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे 3 नंबर दे रखे हैं और बीच में एक नंबर दे रखा है, और आपको 3 ट्रायंगल्स दिखा रखे हैं और तीसरे ट्रायंगल के बीच के नंबर मिसिंग कर दिया है, आपको बताना है। अब जैसे ही ये नंबर दिखता है 16 36 81 या 9 49 64 और अंदर में 108, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख नहीं होता है, लेकिन जब आप नंबर्स के साथ बहुत ज्यादा इंगेज हो जाते हो तो आप तुरंत पकड़ लेते हो कि 16 36 81 और 9 49 64 और 25 16 49 ये सारे स्क्वायर्स हैं, और 16 36 81 नहीं, लेकिन 16 है 4 का स्क्वायर और 9 और 36 है 6 का स्क्वायर और 81 है 9 का स्क्वायर। अब 4 6 9 तीनों मिलके 108 तो नहीं बना रहे,
बट 108 का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि समहाउ ये 9, 6 और 4 तीनों से डिविजिबल है। तो आप जब इसको देखोगे 9 इंटू 6 इंटू 4, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 6 इंटू 9, यू विल नोटिस दिस इज इक्वल टू 216 विच इज डबल ऑफ 108। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये तो नहीं हुआ है। तो आपने पहला पैटर्न ये गेस किया है, दूसरा पैटर्न आपको चाहिए कंफर्म करने के लिए कि ये पैटर्न सही है कि नहीं। तो आपने देखा 3, 7, 8, तो आप कह सकते हो 3 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 कर दो, देखो क्या आ रहा है। ओके, इट्स कमिंग 84। सो हमारा पैटर्न मैच कर रहा है। तो 25 ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 7। सो 5 इंटू 4 इंटू 7, और हमने सबको 2 से डिवाइड किया तो इसे भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 70। तो इस तरीके के सवाल को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे चमकेगा, कैसे क्लिक होगा, ये सारी बातें आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। जैसे देखिए कुछ सवाल आपके कैलेंडर के भी आते हैं। अब कैलेंडर में कह रहा है कि पहले महीने का पहला दिन मंडे है, तो बताओ चौथा सैटरडे क्या होगा उस महीने का। आपको पता है कि अगर मंडे पहला दिन है तो मंडे को आप कोड दे सकते हो 1 का, ट्यूसडे को कोड दे सकते हो 2 का, वेंसडे को कोड दे सकते हो 3 का। तो इसी तरीके से सैटरडे हो जाता है 6 और संडे हो जाता है 7। अगर 1 तारीख मंडे है तो 6 तारीख डेफिनेटली सैटरडे होगा। 6 तारीख सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे कब होगा, 7 ऐड कर दो 13, फिर 7 ऐड कर दो 20, फिर 7 ऐड कर दो 27। सो 4 सैटरडे कब होगा, 27 को होगा। तो इस तरीके की कैलेंडर की चीजों को आपको पता होना चाहिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं और किस तरीके से डेज रिपीट होते हैं एवरी 7 डेज पे, है ना। तो इस तरीके के सवाल कैलेंडर के भी आते हैं, और अगेन आपको इन सारी चीजों को बारे में हम अभी बताएंगे। कुछ सवाल डायरेक्शंस के भी होते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है आप इसे नॉर्थ कहते हो, इसे साउथ कहते हो, इसे ईस्ट कहते हो, इसे वेस्ट कहते हो, राइट। और आप कह रहे हो कि जो बच्चा है वो नॉर्थ किया, नॉर्थ चलो पहुंचा दिया हमने बच्चे को, बच्चा नॉर्थ जा रहा है। फिर उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट। जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका राइट ये हो गया, इसने राइट टर्न ले लिया। अब राइट टर्न लेने के बाद फिर से जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इफ यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, फिर से राइट लेगा तो ये इधर की तरफ आ गया। मतलब नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। राइट लिया फिर राइट लिया, मतलब यू आर जस्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन नाउ। अब राइट लेने के बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग साउथ, व्हेन यू आर गोइंग डाउन, द लेफ्ट वुड बी समवेयर हियर। सो दिस इज द। तो जब भी डायरेक्शन की सवाल करें, जस्ट फ्लो विद द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज के साथ फ्लो करोगे, यू वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन। जैसे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखिए क्या है। इस बार डायरेक्शन के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड भी दिया गया है। मैग्नीट्यूड वाले में आपसे डिस्टेंस भी पूछा सकता है, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है, राम वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो मान लीजिए यहां से राम शुरू किया, ये हो गया 4 किलोमीटर साउथ, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो साउथ जा रहा है तो लेफ्ट, ही इज टर्निंग लेफ्ट। लेफ्ट इसका ये डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, और कितना लेफ्ट जा रहा है, ही इज 2 किलोमीटर लेफ्ट। तो आपने यहां लिख दिया 2 किलोमीटर। नाउ व्हेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स फॉर 3, अब इधर की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेफ्ट इधर की तरफ होगा, और ये अब 3 किलोमीटर ऊपर चला गया। देखो ये 4 था, अब ये 3 किलोमीटर है ना। देन ही टर्न्स टू राइट। अब यहां पे जाने के बाद ही टर्न्स राइट, इधर राइट की तरफ टर्न कर गया। कितना टर्न किया नहीं दिया है। इन विच डायरेक्शन हिज फेस इज नाउ। अब बताओ किधर की तरफ फेस कर रहा है। एरो इज हिज फेसिंग डायरेक्शन, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, राइट। तो इस तरीके के आपने दोनों डायरेक्शन सवाल में ये ऑब्जर्व किया कि यू जस्ट हैव टू फॉलो द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन, और डायग्राम बनाते हुए आप कर सकते हो। अब थोड़ी सी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं कि कैसे आप मैट की प्रिपरेशन करेंगे। देखो मैट के प्रिपरेशन के लिए आपको पता चल चुका है, मैट में आपके 100 सवाल आने वाले हैं। 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं। आपकी रीजनिंग के सवाल होने वाले हैं, और रीजनिंग में
आपका नॉन वर्बल और वर्बल आने वाला है। और आपको पता है कि अभी तक आपने कभी ऐसा फॉर्मली पढ़ाई नहीं की है और आपके पास अब करीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त है नहीं। तो कैसे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें? मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर आपकी एक्सपोजर होगी सवालों को लेके तो आप प्रेडिक्ट करने में सक्षम होंगे, बहुत जल्दी पैटर्न को पकड़ पाएंगे, गेस कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि करें क्या सर? क्या इसके लिए हमें कोई क्लास लेने की जरूरत है? क्या इसके लिए हमें, तो मैं कहूंगा कि जितने भी सवाल जो रीजनिंग के आते हैं उसमें ऑफ कोर्स अगर आपको कोई हेल्प मिल जाता है, जो हम अपने क्रैश कोर्स में आपको हेल्प करेंगे, अगर वो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी मिलता है तो भी आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि भाषा जो होती है, चाहे वो ब्लड रिलेशन का सवाल हो, चाहे वो डायरेक्शन का सवाल हो, चाहे वो पैटर्न का सवाल हो, अगर हम उन सवालों के साथ वक्त बिताने लगते हैं तो हमें पैटर्न समझ में आने लगता है। तो कहीं ना कहीं इसको मास्टर करने का तरीका है कि हम खूब ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर हम इसकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट वे में कर लेंगे तो हम इसे कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक डेट अनाउंस नहीं होता, क्या हम 1 आवर निकाल सकते हैं? दैट इज 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स में हम 50 क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। रोज 50 सवाल करेंगे 1 घंटे, बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न के माहौल पे। मतलब हम मॉक टेस्ट की तरह देंगे। अब मॉक टेस्ट के फायदे क्या होते हैं? जब आप मॉक टेस्ट की तरह किसी चीज को देने बैठते हो तो क्या होता है? सबसे पहले आपको टेबल पे बैठते हो, रूम बंद करते हो, टाइमर लगाते हो और क्वेश्चन पेपर टाइम के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को रेडी करते हो कि मुझे एक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करना है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट का जो सबसे पहला फायदा होता है वो होता है कि आप अपनी बॉडी को साइमुलेट करने लगते हो। उसके बाद जब आप सवाल शुरू करते हो करने के लिए, 50 सवाल कर रहे हो, कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल नहीं होंगे। जो सवाल होते जाएंगे इसका मतलब आपकी कॉन्फिडेंस रीइंस्टेट होगी, आपका रिवीजन आइडियाज स्ट्रांग होते जाएंगे। कुछ सवाल आपसे नहीं हो रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिसिंग पॉइंट्स हैं मेरे, जिसको मुझे ठीक करना होगा। उसके दौरान आप जब मॉक टेस्ट में आप बहुत सारे गलत क्वेश्चंस करते हैं, गलत ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, गलत ऑप्शंस क्लिक कर देते हैं, क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ते हैं, गलती कर जाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, ब्लंडर कर जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देने लगते हो तो विथ एक्सपीरियंस इन सारी मिस्टेक्स और ब्लंडर्स कम होने लगती है, आपका रिवीजन होने लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो मॉक टेस्ट देने का ये बहुत बड़ा फायदा है। और एज फार एज योर मेंटल एबिलिटी इज कंसर्न, हम क्या करेंगे? हम 1 घंटा रोज 50 सवाल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 50 सवाल कहां से लाएंगे? तो आप कुछ नहीं करना है, आपको गूगल करना है एनटीएसी स्टेज 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे 2020-21 का, 2019-20 का, 2018 का, 2017 का, 2016 का, ऐसे करके आपको 6-7 साल के आर्काइव्स मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग मिलेंगे, दिल्ली के अलग मिलेंगे, बिहार के अलग मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अलग मिलेंगे, राजस्थान के अलग मिलेंगे, साउथ इंडियन स्टेट्स के अलग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यू हैव ऑल द क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी ऑन योर इंटरनेट। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो एंड फाइंड देम एंड डाउनलोड देम। अब आपने जैसे डाउनलोड किया स्टेज 1 के पेपर्स, मान लीजिए 6 साल के पेपर्स आपने उत्तर प्रदेश के डाउनलोड किए, 6 साल के पेपर आपने दिल्ली के डाउनलोड किए, 6 साल के पेपर आपने बिहार के डाउनलोड किए, 6 साल के पेपर राजस्थान, 6 साल के पेपर मध्य प्रदेश। तो ऐसे करेगा करीब 30 पेपर आपने डाउनलोड कर लिए। 30 पेपर डाउनलोड करने का मतलब है आपके पास 3000 क्वेश्चन है। तो आप रोज 50-50 क्वेश्चन उसके कर सकते हैं। मतलब पहले मैं उत्तर प्रदेश के स्टेज 1 का फर्स्ट 50 क्वेश्चन करूंगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे 51 से 100 करूंगा, थर्ड डे नेक्स्ट ईयर का 1 से 50, फिर 51 से 100, ऐसे करके मैं साइकिल रिपीट करता रहूंगा। और विथ 10-20 डेज ऑफ योर प्रैक्टिस आप देखोगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट होने की संख्या बढ़ जाएगी, आपके इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रोज मुझे 50-50 सवाल करने हैं,
कहाँ से करने हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। कोई बुक उठा के नहीं करूंगा, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन पैटर्न में एग्जामिनेशन माहौल पे करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं, सिर्फ 1 महीना बचा है। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक इन माई मैट प्रिपरेशन, क्योंकि मैट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एनटीएसी एग्जाम में, राइट? क्योंकि 50% वेटेज किसका है? आपके मैट का है। इन सब चीजों को देखने के बाद जब आपका डेट आ जाएगा, मे बी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपको आपका एक्चुअल डेट मिल जाएगा। जैसे ही आपको आपका एक्चुअल डेट मिलता है, आप फुल टेस्ट 2 घंटे का आप बैठना शुरू कर दोगे, क्योंकि इवेंचुअली आपको 2 घंटे बैठना है। तो 2 घंटे आपको मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट को देना होगा। अगर आपने इससे पहले 25 से 30 सवाल पेपर अगर लगा दोगे अपने मैट से पहले, अपने एनटीएससी के से पहले, तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से 95% स्कोर कर लोगे मैट सेक्शन में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये करें। उसके अलावा अगर आपको और मॉक टेस्ट देने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके आप हमसे मॉक टेस्ट ले सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी मॉक टेस्ट हैं, और हमारे अपने बच्चों के लिए हम क्रैश कोर्स करने वाले हैं अपने डिजिटल पोर्टल पे। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे टीम के साथ, है ना? तो मैट के लिए मोटा मोटी हमें ये बात पता चल गई कि हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ खूब प्रैक्टिस करनी है। आइए दूसरे सेक्शन में चलते हैं, मैथमेटिक्स के। आपको जैसा कि मैंने बता रखा है कि एनटीएससी में 2 पेपर्स होते हैं, सैट और मैट। मैट में मैंने बता दिया कि 50% वेटेज है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि सैट में जो 50% वेटेज है, जिसमें 10% आपको मिलता है मैथमेटिक्स को, 20% मिलता है साइंस को, 20% मिलता है सोशल साइंस को। अब जो 10% है मैथमेटिक्स का, अब इस 10% मैथमेटिक्स में आप बहुत सारे बच्चे जिनको मैथमेटिक्स से थोड़ा डर लगता है, उनको थोड़ी राहत मिल रही होगी कि मैथमेटिक्स नहीं है ज़्यादा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी तो उन्हें लग रहा होगा मैथमेटिक्स को और होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि एनटीएससी एक जनरलिस्ट एग्जाम है, और जो एनटीएससी में जो मैथ्स के सवाल के जो स्तर आते हैं वो भी मुश्किल नहीं आते, आसान स्तर के सवाल आते हैं। कभी कभी 1-2 सवाल मुश्किल आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है 200 सवाल में अगर 1-2 सवाल मुश्किल आ गए हैं तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, रादर देन उसमें 10-15 मिनट वेस्ट करके अपना पूरा टाइम बर्बाद करके, राइट? तो कहीं ना कहीं 40 सवाल सोशल साइंस के, 40 सवाल साइंस के और 20 सवाल मैथ्स के, जिसमें 40 सवाल सोशल साइंस के ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी कुछ सवाल न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ सवाल थ्योरेटिकल होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम बहुत आराम से मिलता है। तो मैथ्स में अगर आप चीज़ों को देखें तो पहले हम सोशल साइंस, उसके बाद मैथ्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैथ्स की जो जनरल ट्रेंड है वो हमें पहले समझना होगा। जो सिलेबस होता है एनटीएससी का स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो होता है क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक। क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी किताब है, दैट इज योर सिलेबस फॉर योर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एग्जाम। अब सवाल आता है कि सर मैथ्स में क्लास 9th में भी चैप्टर्स हैं, क्लास 10th में भी चैप्टर्स हैं, तो सबको तो इतने वक्त में नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, कि हमें यह समझना पड़ेगा कि एनटीएससी पिछले 6 सालों में किस जगह से ज़्यादातर सवाल पूछ रहा है। तो इसलिए अगर आप ये देखोगे, यहाँ की एनालिसिस देखोगे, तो आप देखोगे पिछले साल अगर आप देखो 2020-21 में अलजेब्रा और नंबर से 10 सवाल आए थे। फिर 2019-20 में 5 सवाल, फिर 7 सवाल, 9 सवाल, 9 सवाल, 8 सवाल। तो मोटा मोटी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8 से 9 सवाल अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से आएंगे। अब नंबर सिस्टम अलजेब्रा क्या होता है? नंबर सिस्टम में आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा, जिसमें आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर के रैशनलाइजेशन को पढ़ा, सर्ट्स पढ़ा, आपने एक्सपोनेंट्स के पावर्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। 10वीं क्लास में आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, एचसीएफ एलसीएम निकालना पढ़ा। अलजेब्रा में आपने पढ़ा पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा पॉलिनोमियल होता क्या है, डिग्री क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, जीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है। फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अलजेब्रा की क्लास होती है, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा का एक अच्छा रोल है, और आई एम श्योर ये सारे टॉपिक्स आई एम श्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अर्थमेटिक देखिए, पिछले साल अर्थमेटिक से बहुत सवाल आए थे, लेकिन ज़्यादातर कम ही आते हैं, 1-1, 2-2 सवाल आते हैं।
अर्थमेटिक होता है बेसिकली जो सवाल, जैसे यूनिटरी मेथड के सवाल हो गए, परसेंटेज के सवाल हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हो गए, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हो गए, या जनरल एक अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के सवाल हो गए, तो वो एक अर्थमेटिक में आता है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और उसके लिए आपको कोई बहुत प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक अगर चीज़ें जानते हैं 8वीं 9वीं 10वीं के, तो आप कर पाओगे ये सवाल। पिछले साल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से बहुत कम सवाल आए थे, बट ऐसा हर साल होता नहीं है, ज़्यादातर हमेशा 5 से 6 सवाल आते ही आते हैं। तो इस बार भी आप 5 से 6 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल ऐसा क्यों हुआ था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से हमेशा 7-8 सवाल आएंगे, तीनों को अगर हम मिला दें। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आई एम श्योर क्लास 9th में आप पहली बार फॉर्मली ज्योमेट्री पढ़ते हो, जिसमें लाइंस एंड एंगल्स, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, ट्रायंगल पढ़ते हो, और 10वीं क्लास में ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर पढ़ते हो, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल मेंसुरेशन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री में भी आप अगर बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, एंगल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल्स के सारे थ्योरम्स पता हैं, सर्कल के सारे डेफिनेशंस और थ्योरम्स पता हैं, तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। और मेंसुरेशन में वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर जो आपके 9th और 10th में है, हीरोन्स फॉर्मूला है, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब भी आप मैथ्स के सवाल का मॉक टेस्ट दोगे, तो कहीं ना कहीं इन सारे फॉर्मूले को एक बार क्विकली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से रिवाइज करना चाहिए? आपको सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक किताब आती है, उससे पहले आपके हर रिजल्ट्स लिखे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहते हैं। आप वहाँ से कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फॉर्मूला भी क्विकली देख सकते हैं। वैसे हम आपके लिए एक वीडियो भी बनाएंगे जिसमें सारे फॉर्मूले जो आपको एनटीएससी मैथमेटिक्स के लिए चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में आपने शुरू किया था, इसमें कुछ 4-5 थ्योरम्स हैं। पहला थ्योरम आपको साइन थीटा कॉस थीटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, फिर उसके बाद 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़ क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पाइथागोरियन थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज अगर आपको पता है तो यू वुड बी एबल टू हैंडल ट्रिग्नोमेट्री। और कभी कभी 1-2 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के भी आ जाते हैं, एंड आई एम श्योर वो भी आपको अच्छे से आती है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से एक दो सवाल आ ही जाते हैं। प्रोबेबिलिटी से सवाल आ जाते हैं, जैसे कि आपको दे देगा कि इस साल कितने संडेज, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 1 जनवरी मंडे होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या डाइस को या कॉइन को टॉस करने से क्या होता है, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, या इन सारे नंबर्स में प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस तरीके से क्लासिकल डेफिनेशन जो प्रोबेबिलिटी की आपने पढ़ी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम के सवाल आ सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में आपसे मीन मीडियन मोड के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि भैया 5 नंबर के मीन ये हैं, 4 नंबर के मीन ये हैं, तो 5वां नंबर की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके के सवाल जो हम देखेंगे अभी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पिछले साल कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन ऐसे कभी कभी 4 सवाल 2 सवाल 1 सवाल आ जाते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होना चाहिए, एब्सिस ऑर्डिनेट के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर लोगे। तो ये मोटा मोटी आपका क्लास 10th का मैथ्स है। तो आप अपनी पूरी वक्त मैथ्स में नहीं झोंक के आपको समझना है कि सिर्फ 10% ही आएगा एनटीएससी एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 घंटा मुझे मेंटल एबिलिटी को देना है और आधा घंटा मैं मैथ्स को दे सकता हूं, और आधे घंटे में मैं कोशिश करूंगा हर साल के 20-20 सवाल करने के। इसके भी सोर्स क्या होंगे? अगेन हम एनसीईआरटी बुक या आर डी शर्मा निकाल के अब नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर से 10-15 साल के पेपर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के हम करेंगे। उसके 20-20 सवाल रोज करेंगे, आधे घंटे में करने की कोशिश करेंगे, सो दैट हमारी स्पीड भी रहे और हमारा फॉर्मूला भी उसी से रिवाइज होगा। फिर से मैं बता दूं मॉक टेस्ट के फायदे, एक आपकी बॉडी साइमुलेट होगी, दूसरा आपका रिवीजन होगा, तीसरा आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, चौथा आपकी ब्लंडर्स जो गलत ऑप्शंस पढ़ना, गलत क्वेश्चंस पढ़ना, गलत ऑप्शंस को टिक करना, वो सब ठीक होगा, और पांचवा आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ मैं एनटीएससी एग्जाम में ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं और वो बैज ऑफ ऑनर ले जा सकता हूं, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। आइए कुछ सवाल मैं पिछले साल का लिया हूं, देख लेते हैं।
जैसे पहला सवाल देखिए क्या है, नंबर सिस्टम का बेस्ड है, लिख रहा है x इज इक्वल टू 0.7 टू द पावर। आई एम श्योर आप लोग सब जानते हो कि किसी डेसिमल पे अगर बार लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। आपको पता है डेसिमल दो तरीके के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरीके के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर्स होते हैं, उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे आप देखते हो 0.7 बार, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, आप कहते हो 7/9। लेकिन आई एम श्योर आपको यह भी पता है कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पता है तो आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। और इसका अगर आप देखोगे कि ये हो गया है 7/9, उसको आप 2x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2x करते ही क्या बन जाएगा 14/9, दैट इज 1 होल 5/9। और 5/9 आपको पता है 5 का बार, 0.5 का बार, तो मैं सीधे कह सकता हूं ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर। तो देख सकते हैं सवाल आसान आते हैं, सवाल मुश्किल नहीं आते, लेकिन सवाल 200 आते हैं और सारे विषयों से आते हैं और सारे टॉपिक से आते हैं, तो इसलिए बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी संयम मेंटेन रखें तो वो बड़े आराम से इन सब एग्जाम्स को हैंडल कर सकते हैं और वो एनटीएससी स्कॉलर बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एनटीएससी एग्जाम इज नॉट टेस्टिंग यू ऑन एनी वन सब्जेक्ट। अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हो तो इसका मतलब है यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड। इसका मतलब है कि आप एक फॉरवर्ड लुकिंग आदमी हो जो हर एक विषय को अच्छे से समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर चीज़ को आप एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। और मैथ में अगर आप अच्छे हो तो इसका मतलब आपकी रीजनिंग, आपकी एप्टीट्यूड अच्छी है। दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरे सवाल में आप देख रहे हो x के पावर कुछ है इंटू एक्स के पावर कुछ है इंटू एक्स के पावर कुछ है। कोई भी बच्चा जो 9th क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ता है उसे पता है कि अगर बेस सेम रहता है तो और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होते हैं। तो x टू द पावर a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर c प्लस a, तो मतलब x कॉमन लेंगे और पावर सारे ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हो a b c दोनों दो बार आ रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। नीचे देखो क्या है, x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c, तो फिर से वो बन गया x टू द पावर a प्लस बी प्लस सी। अब डिवाइड करने में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यू वुड बी लेफ्ट विद x टू द पावर a प्लस बी प्लस सी। बहुत ही आसान सा सवाल, आई एम श्योर मुंह ज़बानी आप भी कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखो, अगेन अर्थमेटिक का। अगर a की इनकम 20% ज्यादा है b से, तो b की इनकम a से कितनी कम है। अब इस तरीके के सवाल में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे को कहते हैं कि अरे a की सैलरी 20% ज्यादा है तो b की सैलरी 20% कम है। यहीं पे गलत सोच होती है, क्योंकि परसेंटेज एक रिलेटिव टर्म है। परसेंटेज हम किसी रिलेशन में बात करते हैं। अगर मैं कहूं मैं आपसे 20 रुपए ज्यादा कमाता हूं तो ये एब्सोल्यूट बात हुई, तो आप मुझसे कितना कम कमाते हैं, आप मुझसे 20 रुपए कम कमाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपसे मैं 20% ज्यादा कमाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे 20% कम कमाते हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो मैं आपसे 20% ज्यादा कमाता हूं, मतलब मैं 120 रुपए कमाता हूं। तो मैं अगर 120 रुपए कमाता हूं तो आप 100 रुपए कमाते हैं। इसका मतलब आप मुझसे 20 रुपए कम कमाते हैं। लेकिन 20 रुपए कम किसके, मेरे सैलरी के। तो 20 रुपया मेरे सैलरी का कितना प्रतिशत हुआ, तो 120 के बेस पे जाएंगे, तो 20 आउट ऑफ 120 इंटू 100, तो हम कह सकते हैं 16 होल 2/3% लेस देन एज। आप समझ गए। इस तरीके के सवाल में आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि परसेंटेज का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता, परसेंटेज हमेशा रिलेटिव होता है। इस तरीके से भी समझिए, अगर मैं कहूं कि माई सैलरी इज 100% मोर देन योर सैलरी, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि योर सैलरी इज 100% लेस देन माई सैलरी। इसका मतलब तो आप जीरो हो जाओगे। अगर मैं आपसे 100% ज़्यादा हूं तो आप मुझसे 100% कम थोड़ी ना हुए, आप मुझसे 50% कम हुए। इस तरीके से समझनी होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म में आपको अंतर आना चाहिए। आइए देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कॉन्टेन्स 53 संडेज। अब आप समझो इस सवाल को। लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, ये बात आपको पता है। और आपको पता है कि किसी भी ईयर का अगर 1 जनवरी संडे है तो 365th डे मतलब 31 दिसंबर, अगर वो नॉन लीप ईयर है तो भी वो संडे होगा। लेकिन यहां पे आ रहा है प्रॉब्लम क्या, कि ये लीप ईयर है, तो मतलब 1 तारीख या 2 तारीख, इन दोनों में कोई भी दिन अगर संडे हो जाएगा तो टोटल 53 संडेज हो जाएगा। मतलब समझे, टोटल 52 वीक्स होते हैं किसी भी साल में, और यहां पे 2 एक्स्ट्रा साल, लीप ईयर में आपको 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। तो अगर 1 जनवरी संडे है
तो 365 मतलब 30th दिसंबर ऑफ दैट लीप ईयर वुड बी संडे। लेकिन अगर 1 जनवरी सैटरडे है तो 2 जनवरी आपका संडे हो जाएगा, तो इसका मतलब 31st दिसंबर ऑफ दैट लीप ईयर वुड बी संडे। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर 1 जनवरी मेरा सैटरडे हो या संडे हो, दोनों केसेस में टोटल संडेज कितने होंगे 53। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे 2, टोटल आउटकम कितने हैं 7। तो मैं कह सकता हूं आंसर वुड बी 2/7। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि शायद कॉन्सेप्ट या सवाल पे ज्यादा वक्त नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लॉग के सवाल आ जाते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मान लो लॉग के सवाल या तो बहुत ही आसान आएंगे, और अगर मुश्किल आएंगे तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको मैंने कहा कि ये एग्जाम एक जनरलिस्ट एग्जाम है। आप अगर लॉग का कोई मुश्किल सवाल आता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मुश्किल सवाल आता है और आप 5-10 मिनट लगा के उसे सॉल्व भी कर देते तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अपना वक्त जाया किया। तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ मुश्किल चीजें दिखें तो घबराना नहीं है, वी कैन इग्नोर दैट बिकॉज 200 क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर इस सवाल को देखेंगे तो इसमें इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं थी। देखिए क्या है, log of something is equal to log of 729। log of something equals to log 729 मतलब क्या है, that something is 729। तो we can simply break it this question and say 3 to the power x plus 4 is equal to 729। और आपको पता है 729 होता है 27 का स्क्वायर, मतलब 3 to the power 6। अब 3 to the power 6 is equal to x plus 4। तो आप कह सकते हो कि भैया x plus 4 is 6 मतलब x is 2। मतलब आसान सा सवाल था, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें। एक और सवाल देख लेते हैं। If x to the power 100 plus 2x to the power 99 plus k is fully divisible by x plus 1, then the value of k will be। अगेन कोई भी चीज परफेक्टली डिविजिबल है, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसी लीनियर पॉलिनोमियल है, किसी भी पॉलिनोमियल से परफेक्टली डिविजिबल है, तो हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, इफ px is perfectly divisible by x minus alpha then p alpha is 0। तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूं अगर x plus 1 perfectly divisible है तो एक p of minus 1 वुड बी 0। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा सर। x अगर मेरा px सर x to the power 100 प्लस 2x to the power 99 प्लस k है सर, तो इसका मतलब मेरा p of -1 वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाय x plus 1। तो मैं सीधे अप्लाई कर दूंगा -1 to the power 100 प्लस 2 इंटू -1 to the power 99 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया +1, ये हो गया -2 प्लस k। तो आप कह सकते हो k इज इक्वल टू 1, है ना, आसान सा सवाल। तो ये सारे रिजल्ट्स अगर आपको पता होंगे तो आप बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। देखिए एक और सवाल है। अब बहुत सारे बच्चे रूट देख के डर जाते हैं। रूट देख के ऑफ कोर्स डरना तो चाहिए, क्योंकि आपको थोड़े से ख्याल रखने होंगे, क्योंकि रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते। रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, ये पहला ध्यान रखना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो चेक करना पड़ेगा हमें कि वो रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसको स्क्वायर कर दो। रूट को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, उसको स्क्वायर करो। तो अगर मैं देखो यहां पे 2 रूट है, अब कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है, स्क्वायर ही करने पेंगे। तो अगर मैं ये इसको स्क्वायर अप कर दूं, रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और मैं एक चीज पहले ही लिख देता हूं, x प्लस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जैसे 1 से कम होगा या -1 से कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होते ही ये रियल नंबर्स नहीं रहेगा। अब इसको मैं स्क्वायर करता हूं, तो ये स्क्वायर करूंगा तो ये x प्लस 1 होगा, इसकी टोपी उड़ जाएगी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसकी टोपी उड़ गई, इसकी भी टोपी उड़ जाएगी, और -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्या क्या मैंने, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो अब देखो क्या हो गया, 2x माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 1 एक तरफ रख देते हैं और 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर से एक बार स्क्वायर कर दो, सो 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज 4x स्क्वायर माइनस 4। अब देखो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, मैं कह सकता हूं 4x इज इक्वल टू 5, सो x इज इक्वल टू 5/4।
क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। सो 1 तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन इस तरीके के सवाल आएंगे तो हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो वी कैन इग्नोर इट, राइट? क्योंकि हमको टाइम हमारे पास जितने हैं उस तरीके से हमको हैंडल करना है। तो अब मोटा मोटी जो स्ट्रैटेजी है, अब मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि हमें करना क्या है। चाहे वो मैट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 1 आवर डेली, डेट अनाउंस हो जाए तो 2 आवर डेली, एग्जाम एनवायरनमेंट, और सैट के लिए भी सेम स्ट्रैटेजी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाने हैं, 1-1 घंटे रोज करने हैं, 20 सवाल सोशल साइंस के, 20 सवाल साइंस के और 10 सवाल मैथमेटिक्स के। 1 घंटे आप करो, जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस को करने से पहले जरूर एक बार फॉर्मूला देख लो। और आपका इन्फिनिटी विजन चैनल पे जल्द ही एक वीडियो आएगा, वीडियोस आएंगे जिसमें आपको सारे फॉर्मूले एक साथ दिए होंगे, उस सारे फॉर्मूले को आपको देखना है। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। आप जितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो समरी के थ्रू रिवाइज कर लीजिए या अंडरलाइन के थ्रू रिवाइज कर लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका है आपका मॉक टेस्ट। एक बार आप मॉक टेस्ट दें, उसको अच्छे से समझें। अभी आपके सामने जो टीचर्स आएंगे वो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेग्रीगेशंस दिखाएंगे, पैटर्न्स दिखाएंगे और कैसे उन सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना है वो सीखेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।